हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 13 सितंबर और है ट्यूसडे। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस करेंगे और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे कि कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन सी बॉडीज़, कौन कौन सी एजेंसीज जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले पेज पे दो आर्टिकल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आर्टिकल है हिंदू वीमेंस सूट इन ज्ञानवापी केस मेंटेनेबल सेज कोर्ट। यानी कि ये मुद्दा बहुत दिनों से चल रहा है। काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है, यानी कि ज्ञानवापी मॉस्क है, उसको लेकर कोर्ट ने कहा है, कल ही कहा था कि जो हिंदू ने जो पेटिशन डाली थी, यानी हिंदू वीमेंस ने जो पेटिशन डाली थी, वो सुनने के लायक है। और जो मुस्लिम्स इंतजामिया कमेटी ने क्या डाली थी, पेटिशन डाली थी, उसको खारिज कर दिया गया है। अब देख लेते हैं राइट ऑफ वर्कशिप एज एन सिविल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। कोर्ट ने कहा है जो राइट ऑफ वर्कशिप है, यानी कि पूजा करने का अधिकार जो है, वो एक सिविल राइट और एक फंडामेंटल राइट है, एज वेल एज ए कस्टमरी एंड रिलीजियस राइट है। कौन सा राइट है? कस्टमरी और रिलीजियस राइट। और इस सारे मुद्दे पर किस चीज़ की बात चलती है सबसे ज़्यादा? स्पेशल वर्कशिप एक्ट। तो सबसे पहले स्पेशल वर्कशिप एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो प्लेसेस ऑफ वर्कशिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 सीज टू मेंटेन ए प्रोटेक्ट द रिलीजियस करेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्कशिप इन इंडिया। यानी कि ये एक्ट 1991 का ये बताता है कि किसी भी तरीके से रिलीजियस जो मॉन्यूमेंट्स हैं, रिलीजियस वर्कशिप प्लेसेस हैं, उनको किसी भी हाल में क्या किया जाएगा? उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उनके करेक्टर ऑफ प्लेसेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्लेसेस ऑफ वर्कशिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 ये कहता है, ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्कशिप and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on the 15th day of August 1947 and for matters connecting therewith or incidental thereto। तो ये इसकी सिंपल भाषा में ये है कि ये कहता है किसी किसी भी हाल में किसी भी वर्कशिप के प्लेसेस को कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, उसको मेंटेनेंस दी जाएगी, उसको प्रोटेक्ट दी जाएगी, उसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। कब तक? जब वो 15 ऑफ अगस्त 1947 में अगर इंडिया में था, तो उसको क्या क्या नहीं किया जाएगा? कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। यानी कि जैसा वो था वर्कशिप के लिए, ऐसा ही उसको रहना होगा। तो अब क्या हुआ है, इस पर कोर्ट की सुनवाई आई है। कोर्ट ने कहा है कि जो हिंदू वीमेंस है, उनके लिए क्या है, उनकी जो उन्होंने पेटिशन डाली थी वो सुनने के लायक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिटेल इन्फ्लेशन रिसर्च टू 7% एज फूड प्राइसेस माउंट। यानी कि रिटेल का इन्फ्लेशन जो है वो 7% तक बढ़ चुका है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रिसर्च टू 7% अगस्त के अंदर, जो जुलाई में 6.71% था। फ्यूल्ड बाय 7.62% अब स्टिक इन फूड प्राइजेस पेड बाय कंज्यूमर। यानी कि 7% फूड प्राइजेस में कंज्यूमर को ज़्यादा देना पड़ रहा है, पे करना पड़ रहा है। एवन एज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ इन जुलाई ड्रॉप टू द लोवेस्ट लेवल सिंस अप्रैल एट जस्ट 2.4%। यानी कि जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है वो भी कम हुई है अप्रैल के, अगर उसमें देखें अगस्त में, तो अप्रैल में ज़्यादा थी लेकिन अगस्त में 2.4% से कम हुई है। विद आउटपुट लेवल्स ड्रॉपिंग 2.7% मंथ्स ऑन द मंथ। यानी कि हर मंथ 2.7% क्या हो रहा है, कम देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कितने टाइप के होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया वाज 5.5% एज मई 2019। यानी कि 2019 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट कितना था? 5.5%। एज पर द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको बताया था। दिस रिप्रेजेंट्स ए मोडेस्ट रिडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस एनुअल फिगर्स ऑफ 9.6% फॉर जून 2011। कितना था 2011 में, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी की नहीं थी, जब कितना था रिडक्शन था, जो इन्फ्लेशन था 9.6%। इन्फ्लेशन रेट्स इन इंडिया आर यूजुअली क्वेटेड एज चेंजिंग इन द होल सेल प्राइस इंडेक्स फॉर ऑल कम्योडिटीज़। यानी कि होल सेल प्राइस इंडेक्स में भी थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है पूरे इन्फ्लेशन रेट को लेकर, पूरी की पूरी कमोडिटीज़ पे, यानी कि वस्तु पे। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज यूज चेंजेस इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज देयर। इन्फ्लेशन जो होता है ना, वो इन दोनों ही प्राइस पे नापा जाता है, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके बिहाफ पे इन्फ्लेशन को बताया जाता है। तो बहुत सारी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज इन चीज़ों को यूज़ करती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एज देयर सेंट्रल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि क्या करती हैं,
इनका क्या है, सेंट्रल मेजर है इन्फ्लेशन को नापने का सीपीआई, लेकिन हमारे इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स से भी नापा जाता है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से भी। इन इंडिया सीपीआई कंबाइंड इज डिक्लेयर्ड एज द न्यू स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। अप्रैल 2014 में पहले सीपीआई से नापा जाता था। सीपीआई नंबर्स आर टिपिकली मेजर्ड मंथली, यानी कि सीपीआई के जो नंबर होते थे वो टिपिकली मेजर किए जाते थे मंथली बाय मंथली, and with a significant lag, making them unsuitable for policy use. India uses change into the CPI to the measure its rate of inflation. The WPI measures the price of representative basket of wholesale goods, यानी कि जो थोक में यानी कि wholesale goods होते हैं उनका जो रिप्रेजेंटेटिव प्राइस होता है उसको कौन मेजर करता है, डब्ल्यूपीआई। इन इंडिया दिस बास्केट इज कंपोज ऑफ 3 ग्रुप्स, यानी कि उस बास्केट में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, 3। एक तो प्राइमरी आर्टिकल्स, वो 22.6% टोटल वेट होता है। एक फ्यूल और पावर 13.15%, और मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें क्या हो गए, सारे के सारे होलसेल गुड्स आ गए। फूड आर्टिकल्स फ्रॉम द प्राइमरी आर्टिकल्स ग्रुप अकाउंट फॉर 15.26% of the total weight. The most important components of the manufactured product group are food group products 19.12%, chemicals and chemical product 12%, basic metals, alloys and metal product 10.8%, machinery and machinery tools 8.9%, textile 7.3%, and transport equipment and parts for 5.2%. WPI numbers were typically measured weekly by Ministry of Commerce and Industry. WPI किसके द्वारा नापा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा। दिस मेक्स इट मोर टाइमली देन द लेगिंग एंड इनफ्रीक्वेंट सीपीआई स्टैटिक्स। हाउएवर सिंस 2099 इट हैज़ बीन मेजर मंथली इंस्टेड ऑफ वीकली, यानी कि वीकली के बजाय इसको मंथली नापा जाता है WPI 2009 से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसी पेज पर दिया गया है। CAA पेटिशंस टू बी हेयर्ड ऑन अक्टूबर 31, यानी कि CAA की में पेटिशन जो उसके अगेंस्ट में डाली गई है उसकी सुनवाई कब होगी, अक्टूबर 31 में। जब ये CAA आया था, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 1955 का, और जब इसे भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था, CAA को अमेंड किया था 2019 में, तो इसके ऊपर क्या हुई थी, बहुत प्रोटेस्ट हुई थी। CGI आस्क्ड पार्टीज टू ड्रॉ रोड मैप, हाईलाइट्स इशू केस टू गो टू 3 जज बेंच पर क्या होगा, ये केस जाएगा। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। Citizenship Amendment Act 2019 was passed by the Parliament of India on 11 December 2019. It amended the, इसने किसको अमेंड किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955, यानी कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 को इसने अमेंड किया था। बाय प्रोवाइडिंग ए पाथ वे टू द इंडियन सिटीजनशिप फॉर परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी फ्रॉम अफगानिस्तान। जो माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, जो हिंदू हैं, सिख्स हैं, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसीज और क्रिश्चियन है, इसमें मुस्लिम इंक्लूड नहीं है। इस वजह इस पे क्या हुआ था, प्रोटेस्ट चला था। हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियंस एंड अराइव इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर 2014, यानी कि ये भी जो कास्ट है वो 2014 से अगर इंडिया में आ गई तो उन्हें क्या माना जाएगा, इंडिया का सिटीजन माना जाएगा। द लॉ डज नॉट ग्रांट सच एलिजिबिलिटी टू मुस्लिम्स फ्रॉम दीज मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, यानी कि जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनमें क्या है, मुस्लिम ये मेजोरिटी कंट्रीज है, तो इस लॉ में मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। इस वजह से इसके ऊपर क्या हुई थी, खूब प्रोटेस्ट चली थी। द एक्ट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट रिलीजियन हैड बीन आवर थ्री यूज एज ए क्राइटेरिया फॉर सिटीजनशिप। एक पहला ऐसा एक्ट था जिसमें ऐसा क्राइटेरिया लाया गया था जिसमें सिर्फ रिलीजियस को, एक रिलीजियस को छोड़ा गया था सिटीजनशिप के लिए, अंडर इंडियन लॉ एंड अट्रैक्टेड ग्लोबल क्रिटिसिज्म। इससे क्या हुई थी, इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबल क्रिटिसिज्म उठाई थी, यानी कि उसकी आलोचना बहुत ज़्यादा हुई थी इंडियन गवर्नमेंट की। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विच लीड्स द इंडियन गवर्नमेंट, उस टाइम में कौन थी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी, हैड प्रोमिस इन प्रीवियस इलेक्शन मैनिफेस्टो टू ऑफर इंडियन सिटीजनशिप टू मेंबर ऑफ प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। यानी कि बीजेपी जब 2014 में सत्ता में आई थी तो उसने ही उस टाइम पे अपने मैनिफेस्टो में कह दिया था कि हम ऐसी सिटीजनशिप को, ऐसे मेंबर्स को सिटीजनशिप देंगे जो माइनॉरिटीज़ में हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में जो माइग्रेट हुए हैं नेबरिंग कंट्री से। ये उसने मैनिफेस्टो में कह दिया था अपने। अंडर द 2019 अमेंडमेंट, माइग्रेट्स हु हैड एंटर्ड इंडिया बाय 31 दिसंबर 2014, यानी कि जो 2019 का अमेंडमेंट है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो पर्सन माइग्रेट हो चुका है इंडिया में 31 दिसंबर 2014 से पहले,
एंड हैड सफर्ड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन और फियर ऑफ रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस, यानी कि वो रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस और फियर्स यानी कि डर महसूस कर रहा है रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस को लेकर इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि उसकी कंट्री जहाँ पर उसका ओरिजिन हुआ है, वर मेड एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप, वो क्या होगा इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। द अमेंडमेंट ऑल्सो रिलीज द रेजिडेंस requirement for nationalizing of these migrants from 12 years to 6. According to intelligence bureau records, there will be just our 30,000 immediate beneficiaries of the bill, यानी कि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिकॉर्ड्स में बताया गया कि इससे 30,000 इमीडिएट बेनिफिशरी होंगे। द अमेंडमेंट हैज़ बीन क्रिटिसाइज एज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। इस अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इसकी, क्योंकि इसने क्या किया था, एक मुस्लिम माइनॉरिटी को इससे अलग रखा था बिल से, यानी कि रिलीजियस बेसिस पर इसने क्या किया था, डिस्क्रिमिनेट किया था, पार्टिकुलरली फॉर एक्सक्लूडिंग मुस्लिम। द ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स कॉल्ड इट फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इसको क्या बोला था, फंडामेंटली, मौलिकली क्या है, ये भेदभाव है आप जो कर रहे हो। एडिंग दैट वाइल इंडियाज गोल ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रोसिक्यूटिंग ग्रुप इज वेलकम, this should be an accomplished through a non-discriminatory, robust national asylum system. Critics expressed concern that the bill would be used along with the National Register of Citizenship. इस बिल को किसके साथ रिड्यूस किया गया था, रीइंट्रोड्यूस किया गया था नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजनशिप एनआरसी के द्वारा, टू रेंडर मैनी मुस्लिम सिटीजन्स स्टेटलेस एज दे मे बी अनेबल टू मीट स्टैंडर्ड बर्थ और आइडेंटिटी प्रूफ रिक्वायरमेंट, यानी कि जो भी मुस्लिम एनआरसी के अंदर नहीं आएगा उसको क्या कर दिया जाएगा, उसकी सिटीजनशिप को ले लिया जाएगा, उसको आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ेगा, उसको बर्थ प्लेसेस का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। कमेंटेटर्स ऑल्सो क्वेश्चन द एक्सक्लूशन ऑफ प्रोसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज फ्रॉम अदर रिलीजन सच एज तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार। द इंडियन गवर्नमेंट said that since Pakistan, Afghanistan and Bangladesh have Islam as their state religion, it is a therefore unlikely that Muslims would face religious persecution there. However, certain Muslim groups such as the Hazaras and Ahmadis have historical faced persecution in these countries. तो इंडियन गवर्नमेंट ने, कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि तुम तिब्बत, श्रीलंका और म्यांमार से क्यों मुस्लिम को नहीं ले आते, क्योंकि वहाँ पर क्या है, माइनॉरिटीज़ में। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके विरुद्ध में कहा कि जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश है, वहाँ क्या है, इस्लामिक स्टेट है एक तो, और मुस्लिम वहाँ पे क्या करते हैं, फेस रिलीजियस प्रोसिक्यूशन दे रही, यानी कि वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर वो क्या है, सेफ है बिल्कुल, तो इसलिए उन्हें वहाँ से नहीं लाया जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं। इनेक्टेड हुआ था लोकसभा के द्वारा, पास हुआ था 10 दिसंबर 2019 में, इनेक्टेड बाय राज्यसभा, यानी कि दोनों हाउसेस से पास हो गया था, पास 11 दिसंबर 2019, असेंटेड टू, यानी कि जब प्रेसिडेंट के पास कब गया था, 12 दिसंबर 2019 में, साइंड हुआ था किसके द्वारा, रामनाथ कोविंद, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे। अब कौन है प्रेसिडेंट, आप कमेंट में बता सकते हैं। साइंड 12 दिसंबर 2019, इफेक्टिव कब हुआ था, 10 जनवरी 2020 में। बिल इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। बिल पब्लिश हुआ था 9 दिसंबर 2019 में। इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, अमित शाह, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ये है, एक्शन प्लान टू एड्रेस स्ट्रे डॉग मैनेज, यानी कि अभी क्या हो रहा है, बहुत दिन से जो स्ट्रे डॉग हैं उनसे इंसानों को क्या देखने को मिल रहा है, खतरा देखने को मिल रहा है, यानी कि उनके काटने से इंसान को क्या हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है, रेबीज। केरला गवर्नमेंट टुमो टॉप कोर्ट फॉर परमिशन टू कल रेबीज अफेक्टेड एंड वायलेंट स्ट्रे डॉग्स, यानी कि केरला गवर्नमेंट क्या गई है, टॉप कोर्ट में गई है इस चीज़ को परमिशन लेने के लिए कि जो रेबीज से अफेक्टेड हो रहे हैं उनका ट्रीटमेंट क्या हो, अच्छे से हो। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, रेबीज़, तो रेबीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रेबीज़ एक वायरल डिसीज़ है जो होती है किसके द्वारा, एनसीफेलिट्स के द्वारा, ह्यूमंस में और अदर मैमल्स में। अर्ली सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर हो सकता है, टिंगलिंग हो सकती है एट द साइट ऑफ एक्सपोजर, जहाँ पर उसको काटा है। दिस सिस्टम आर फॉलोड बाय वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, नोशिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, वायलेंट मूवमेंट्स हो सकते हैं, अनकंट्रोल एक्साइटमेंट हो सकती है, फियर ऑफ वाटर हो सकता है, यानी कि पानी से डर लग सकता है, एन इनएबिलिटी टू मूव पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कन्फ्यूजन हो सकती है, लॉस ऑफ कंसिस्टेंस हो सकती है। वन सिस्टम अपेयर्स, जब भी आपको सिम्टम दिखे, द रिजल्ट इज़ वर्चुअली ऑलवेज डेथ, इसमें डेथ भी हो सकती है, रिगार्डलेस ऑफ ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। द टाइम पीरियड बिटवीन कंट्रैक्टिंग द डिसीज एंड द स्टार्ट ऑफ सिम्टम इज़ यूजुअली 1 to 3 months, यानी कि जब भी आपको डॉग बाइट करे तो उसके 3 मंथ बाद आपको क्या होने को देखने को मिल जाएंगे सिम्टम्स, बट कैन वेरी फ्रॉम लेस देन 1 week to more than 1 year. द टाइम डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस द वायरस मस्ट ट्रेवल अलोंग ए पेरिफेरल
nervous to reach the central nervous system. रेबीज इज कोज बाय लाइसेवायरस। रेबीज किसके द्वारा होती है? लाइसेवायरस के द्वारा। इंक्लूडिंग द रेबीज वायरस भी होता है इसमें और ऑस्ट्रेलियन बैट लेसिड वायरस भी होता है। इट इज स्प्रेड व्हेन एन इन्फेक्टेड एनिमल, ये कब होता है? जब कोई इन्फेक्टेड एनिमल आपको काट लेता है और स्क्रैचेस बचा देता है आपके शरीर पर, ए ह्यूमन ऑन अदर एनिमल्स पर। Saliva from an infected animal can also transmit rabies if the saliva comes into contact with the eyes. Saliva अगर उसकी राल वगैरह saliva from an infected animal can also transmit rabies if the saliva comes into the contact with the eyes, mouth और nose। यानी कि saliva भी उस infected animal की ट्रांसमिट हो सकती है किसी भी पर्सन में अगर आइज में चली जाए, माउथ में चली जाए या फिर नोज में चली जाए। ग्लोबली डॉग्स आर द मोस्ट कॉमन एनिमल इन्वॉल्व, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेंगे? डॉग्स से ही होता है। इन कंट्रीज वेयर डॉग्स कॉमनली हैव द डिसीज, मोर देन 99% ऑफ द रेबीज केसेज आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ डॉग बाइट्स। यानी कि जिन कंट्रीज़ में भी ये डिसीज़ देखने को मिलेगी उन कंट्रीज़ में 99% जो रेबीज़ होती है वो डॉग के बाइट करने से होती है। इन द अमेरिकन बैट बाइट्स आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ रेबीज़। अमेरिका में क्या है? जो चमगादड़ यानी कि बैट बाइट जो कर लेती है उससे क्या होती है? रेबीज़ होती है, इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। एंड लेस देन 5% केसेस किससे होते हैं? डॉग से होते हैं अमेरिका में। लेकिन इंडिया में 99% रेबीज़ के केस डॉग से होते हैं। रोडेंट्स आर वेरी रेयरली इन्फेक्टेड विद रेबीज़। रोडेंट भी हो जाता है रेबीज़ से, रेबीज़ भी हो जाती है रोडेंट से। द डिसीज कैन बी डायग्नोसिस ओनली आफ्टर द स्टार्ट ऑफ सिम्टम्स से भी हो सकती है। अब थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में जान लेते हैं। स्पेशलिटी क्या है इसकी? इन्फेक्शन डिसीज है। सिम्टम्स फीवर हो सकता है, फियर ऑफ वाटर, कन्फ्यूजन, एक्सेसिव सलाइवरी सेक्रेशन, हेल्यूसिनेशंस, डिसरप्टेड स्लीप, पैरालाइज, कोमा में जा सकते हैं, हेडेक, नोशिया, वोमिटिंग, एंजाइटी हो सकती है। कॉसेस क्या है? रेबिस वायरस, ऑस्ट्रेलियन बैट, लाइसे वायरस। प्रिवेंशन क्या है इसकी? रेबिस वैक्सीन आए वो लगवा सकते हैं आप। एनिमल कंट्रोल, रेबिस इम्यूनोग्लोबिन। ट्रीटमेंट क्या है इसका? सपोर्टिव केयर है। प्रोग्नोसिस क्या है? वर्चुअली 100% फैटल आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। डेथ्स से कितनी होती हैं पर ईयर वर्ल्ड वाइड? 59,000। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसी पेज पर दिया गया है। फ्लड वार्निंग इशूड एट भद्राचलन। द फर्स्ट फ्लड वार्निंग फॉर द गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर का पानी क्या हो चुका है? एक लेवल पर पहुंच चुका है जिसकी वजह से भद्राचलन पर क्या आने के चांसेस है? फ्लड आने के चांसेस है, यानी कि बाढ़ आने के चांसेस है। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? गोदावरी रिवर। तो चलिए थोड़ा सा गोदावरी रिवर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि गाइस जो रिवर्स होती हैं ना उनके बिहाफ पे ही प्रीलिम्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। रिवर के ट्रिब्यूटरीज, रिवर की लोकेशंस, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ एंड होती है, तो उसके बिहाफ पे ही क्वेश्चन आ जाते हैं प्रीलिम्स में। गोदावरी एक इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद। क्या है? सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा के बाद, ये आपको याद रखना है। रिवर एंड ड्रेन इनटू द थर्ड लार्जेस्ट बेसिन है इंडिया में। इसका क्या है? थर्ड लार्जेस्ट बेसिन है इसका इंडिया में, covering about 10% of India's total geographical area. Its source is in त्रिम्बकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से ये क्या होती है? निकलती है। इसकी सोर्स कहाँ से? नासिक, महाराष्ट्र। इट फ्लोज ईस्ट फॉर 1465 किलोमीटर ईस्ट में इतना बहती है। ड्रेनेज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 48.6%, तेलंगाना 18.8%, आंध्र प्रदेश 4.5%, छत्तीसगढ़ 10.9% एंड उड़ीसा 5.7%। द रिवर अल्टीमेटली एम्पटीज इनटू द बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रिब्यूटरीज मेजरिंग अप टू एन, ये याद नहीं रखना आपको इसकी लेंथ कितनी है। इट फॉर्म्स वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसका क्या है? वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, विद ओनली द गंगा एंड इंडस रिवर हैविंग ए लार्जर ड्रेनेज बेसिन। यानी कि इससे बड़ा बेसिन किसका है? गंगा और इंडस रिवर का सिर्फ। उसके बाद किसका है? गोदावरी रिवर का। It terms of in length, catchment area and discharge, the Godavari is the largest in the Peninsula India. गोदावरी क्या है? पेनिनसुला इंडिया में सबसे बड़ी रिवर है। एंड हैड बीन ड्यूब्ड एज द दक्षिण गंगा, गंगाज ऑफ द साउथ। इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा। ये आपको याद रखना जरूर। दक्षिण गंगा, गंगाज ऑफ द साउथ, गोदावरी रिवर को बोला जाता है। The river has been revered in the Hindu scripture for many millennia and continues to harbor and nourish a rich कल्चरल हेरिटेज। यानी कि हिंदू स्क्रप्चर में भी इसका जिक्र आया है। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स द रिवर हैज़ बीन बैरिकेडेड बाय सेवरल बैरेजेस एंड डैम्स। इसके ऊपर बन चुके हैं। द द रिवर हैज़ बीन बैरिकेडेड बाय सेवरल बैरेजेस और डैम्स के ऊपर बन चुके हैं, कीपिंग ए हेड ऑफ वाटर डेप्थ
which lowers evaporations. Its broad river delta houses 7 to 9% kilometer, nearly twice the Indian average population density, and has a substantial risk of flooding, which in lower parts would be exacerbated if the global sea level were to rise. यानी कि ग्लोबल सी लेवल बढ़ जाएगा तो इसमें भी रिस्क ऑफ फ्लडिंग बढ़ जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो 13 पेज पर दिया गया है। इंडिया रेसिस श्रीलंकन तमिल इशूज इन यूएन। इंडिया ने क्या करा है, अभी श्रीलंकन तमिल का इशू यूएन में बोला है, यानी कि यूएन की मीटिंग में अभी इंडिया ने क्या करा है, रेज किया है श्रीलंकन तमिल का इशू। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूएन। तो यूएन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि हर कंट्रीज इसमें क्या करती है, हर कंट्रीज की गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट करती है। whose stated purpose are to maintain internationally peace and security, जिसका पर्पस क्या है, वो मेंटेन करे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, शांति बनाए रखे। डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन, यानी कि नेशंस के बीच में जो इसमें पार्टिसिपेशन है उसमें क्या बना रहे, रिलेशन अच्छे बने रहे उन कंट्रीज के बीच के। और अचीव कर सके इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एज मोस्ट फेमिलियर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड्स की लार्जेस्ट और मोस्ट फेमिलियर यानी कि न्यूज़ में आने वाली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएन का हेडक्वार्टर ऑन इंटरनेशनल टेरिटरी इन यूरोप सिटी में देखने को मिल जाएगा, एंड एज अदर मेन ऑफिस के जेनेवा, नैरोबी, वियना एंड द हैग में देखने को मिल जाएंगे। होम जो है हैग किसका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। द यूएन एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, और उसका एम क्या था कि फ्यूचर वार को प्रिवेंट किया जाए। सक्सीड इन द लीग ऑफ नेशन, इससे पहले क्या था, लीग ऑफ नेशंस था, विच वाज करेक्टराइज्ड एज इनइफेक्टिव, जो अब इनइफेक्टिव इफेक्ट में नहीं है। ऑन 25 अप्रैल 1945 50 गवर्नमेंट्स मीट इन सैन फ्रांसिस्को फॉर एन कॉन्फ्रेंस एंड एन स्टार्टेड ड्राफ्टिंग द यूएन चार्टर। ये कब बना था, 25 अप्रैल 1945 में, जब 50 गवर्नमेंट मीट हुई थी, मिली थी सैन फ्रांसिस्को में, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूएन चार्टर को ड्राफ्ट किया गया था, which was adopted on 25th June 1945 and took effect on 24 October 1945 when the UN began operation। UN कब ऑपरेशन में आया था, 24 अक्टूबर 1945, ये आपको याद रखनी है लेडी जरूर। Pursuant to the charter, the organization's objective include maintaining the international peace or security, protecting human rights, delivering humanitarian aid, promoting sustainable development, and upholding international law। एज इट्स फाउंडिंग, यूएन के पास कितने मेंबर थे जब स्टेट्स, 51, विद द एडिशन ऑफ साउथ सुडान, इसमें कब आया, 2011 में। मेंबरशिप इज नाउ 193 है इसकी, रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट ऑल द वर्ल्ड्स सेवरन स्टेट इसमें रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंपॉर्टेंट है, अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रांस, रशियन, स्पेनिश। टाइप क्या इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मेंबरशिप कितने स्टेट पर है इसकी, 193 मेंबर स्टेट है और 2 ऑब्जर्वर स्टेट है। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यूएन चार्टर के द्वारा साइन किया गया था 26 जून 1945 में, और इफेक्ट में कब आया था, 24 अक्टूबर 1945। अब नेक्स्ट आर्टिकल, हाँ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो इसी पेज पर दिया गया है। इन ब्रीफ में, इंडिया कैन बी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर। India has a powerful case to be a permanent member of the UN Security Council, and it must adapt to an evolving global condition, said External Affairs Minister एस जयशंकर साहब। यानी कि इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर हो सकता है, यानी कि यूएनएससी का इंडिया क्या हो सकता है, परमानेंट मेंबर हो सकता है, जिसमें क्या होगा, ग्लोबल कंडीशंस आएंगी, अडोप्ट करेगा इंडिया। ये किसने कहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे एस जयशंकर साहब ने। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यूएनएससी। तो यूएनएससी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, यूएन जो अभी हमने पहले पढ़ा है, यूएन यूनाइटेड नेशन के क्या है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है, एंड इज चार्ज विद इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी का ये काम करती है। Recommending the admissions of a new UN members to the General Assemblies and approving any change to the UN Charter, यानी कि जो भी चेंज होता है UN Charter में वो ये अप्रूव करती है।
इस पावर इंक्लूड एस्टेब्लिशिंग पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इनेक्टिंग इंटरनेशनल सैंक्शन लगाती है किसी भी कंट्रीज पर, ट्रेड वगैरह पे जो सैंक्शन लगते हैं उसको लेकर, एंड ऑथराइजिंग मिलिट्री एक्शंस को ऑथराइज करती है। जो यूएनएससी इज द ओनली यूएन बॉडी है with the authority to issue binding resolution on a member state. Like the UN as a whole, the Security Council was created after World War II to assess the failing of the League of the Nations in maintaining world peace. यूएन जैसे बना था वर्ल्ड वार सेकंड के बाद, ऐसे ही यूएनएससी भी बना वर्ल्ड वार सेकंड के बाद। किसको, किसकी जगह लेने के लिए? लीग ऑफ नेशंस की जगह लेने के लिए, वर्ल्ड पीस मेंटेनेंस के लिए। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन, इसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था? 17 जनवरी 1946 में, but was largely paralyzed in the following decades by the Cold War between the US and the Soviet Union and their allies. लेकिन इसका जो सेशन हुआ था वो इफेक्ट में नहीं आया था कोल्ड वार, यूएस और सोवियत यूनियन की वजह से, जो कोल्ड वार हुआ था। Nevertheless, it authorized military intervention in the North Korea and the Congo crisis and peacekeeping mission in Cyprus में, West New Guinea में and the Sinai Peninsula में। With the collapse of Soviet Union, जब 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, UN peacekeeping efforts increasing dramatically in scale with the Security Council authorizing major military and peacekeeping mission in Kuwait में चलाया peacekeeping mission, नामीबिया में, कंबोडिया में, बोस्निया में, हर्जेगोविना में, रवांडा में, सोमालिया में, सूडान में एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। एब्रीविएशन क्या है इसका? यूएनएससी। फॉर्मेशन कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में, जब यूएन इफेक्ट में आया था। टाइप क्या है? प्रिंसिपल ऑर्गन है। लीगल स्टेटस एक्टिव है अभी। मेंबरशिप कितनी है इसकी? 15 कंट्रीज की क्या है? मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर कौन है इसके? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, और अभी इंडिया को भी होने की बात चल रही है। नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन है इसके? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई। प्रेसिडेंट कौन है अब इसका? जो प्रेजेंट में हुआ है फ्रांस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो वर्ल्ड 15 पेज पर दिया गया है। इसमें क्या बताया है? जी टू विजिट सेंट्रल एशिया फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप इन 32 मंथ्स, यानी कि जो जी जिनपिंग है वो क्या करेंगे? 32 मंथ्स में पहली ऐसी क्या करेंगे? मीटिंग होगी उनकी सेंट्रल एशिया में, जो 32 मंथ्स में हुई है। चाइना कन्फर्म प्रेसिडेंट्स विजिट्स टू कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। चाइना ने कन्फर्म किया है जो प्रेसिडेंट है वो किस में जाएंगे? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। वहाँ पे क्या होंगी? बातें होंगी कोऑपरेशंस को लेकर, ट्रैवलिंग के ऊपर, पावर सेक्टर पर, डिफेंस के सेक्टर में जब बात होंगी तो जब ये न्यूज़ में आएगा, जब भी हम इसको पढ़ लेंगे। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की लोकेशन। सेंट्रल एशिया को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सेंट्रल एशिया आपको ये देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज़ हैं, एक तो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन दोनों में क्या होगी? उनकी विजिट होगी जी जिनपिंग की। तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है। अब इन दोनों की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक तो चाइना और कजाकिस्तान के ऊपर रशिया होगी, और इनकी नेबरिंग कंट्रीज जॉर्जिया, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान की देखने को मिल जाएंगी आपको। इनके नीचे ईरान देखने को मिल जाएगा, और इसके नीचे ही तजिकिस्तान के और तुर्कमेनिस्तान के नीचे क्या देखने को मिल जाएगा? अफगानिस्तान। उसके नीचे आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो इसी पेज पर दिया गया है। ईरान से इट इज़ रेडी टू कोऑपरेट विद IAEA, यानी कि ईरान ने क्या कहा है कि वो रेडी है कोऑपरेट करने के लिए। किसके साथ? IAEA के साथ। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? IAEA। तो IAEA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करती है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि पीसफुल यूज़ हो किसका? न्यूक्लियर एनर्जी का। एंड टू इनहिबिटेड इस यूज़ फॉर मैनी मिलिट्री पर्पज़, यानी कि मिलिट्री पर्पज़ के लिए इसका यूज़ ना हो, ये उस चीज़ को प्रमोट करती है। इसका पर्पज़ यही है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज़ ना हो। इट वाज एस्टेब्लिश हुई थी 1957 में एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है विद द यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ। तो गवर्न बाय इट्स ओन फाउंडिंग ट्रेटी, द ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स टू द बोथ जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन को क्या देती है? रिपोर्ट्स देती है। इसका हेडक्वार्टर एट द UN ऑफिस वियना, ऑस्ट्रिया में देखने को मिल जाएगा। IAEA क्रिएटेड हुई थी इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग इंटरनेशनल कंसर्न टुवर्ड्स न्यूक्लियर वेपन्स के जो कंसर्न बढ़ रहा था वर्ल्ड को लेकर, वर्ल्ड में, वो उसको लेकर ये IAEA क्या हुई थी? क्रिएट हुई थी। स्पेशली अमिड
राइजिंग टेंशन बिटवीन द फोरमोस्ट न्यूक्लियर पावर्स यूएस और सोवियत यूनियन के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, वो ये दोनों ही कंट्रीज क्या थी, पावर में थी, और अब भी पावर में ही है। यूएस प्रेसिडेंट डोविक डी एशवर्स टर्म्स फॉर पीस स्पीच विच कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस टू मॉनिटर द ग्लोबल proliferation of nuclear resources was and technologies credited with catalyzing the formation of IAEA, whose static come into force on 29 July 1957 upon US ratification। अब इसके बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेते हैं। IAEA एब्रीवेशन IAEA फॉर्मेशन कभी थी 29 जुलाई 1957 में। टाइप क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। लीगल स्टेटस एक्टिव है, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। मेंबरशिप कितनी है इसकी स्टेट, 175 मेंबर्स स्टेट। हेड कौन है इसके, डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसे। स्टाफ कितना है इसका, 2560। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद एंड नेवर गिव अप।